हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था डीसी मशीन्स को कैसे हमने स्टार्ट किया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था। हमने लास्ट में उसका एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर्ड व्यू देखा था, है ना, कंस्ट्रक्शनल व्यू जिसको हम बोलते हैं। अब उस कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जो पॉइंट्स हमने देखे थे, या लाइक योक हमने देखा था कहाँ होता है, स्टेटर, रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग्स देखी थी, ब्रशेज हमने देखी थी कहाँ कनेक्टेड होती हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं या ये जो मैंने टाइप्स बताए हैं आपको, योक क्या होता है, स्टेटर, रोटर, आर्मेचर वाइंडिंग, ब्रशेज, कम्यूटेटर, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें, इनको एक एक करके अब एक्सप्लेन करता हूं मैं। बहुत ब्रीफ में बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। आपको उस अकॉर्डिंग उसको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में एक तरह से उसका ओवरव्यू ही है सिर्फ। उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा साथ में, जो आपको उनको याद करने में काफी इजी रहेगा फिर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे किसका, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं पहले से। तो देखिए उसमें हमने क्या देखा था, एक जो हमारा डायग्राम बनाया था सिंपल सा, उसमें बाहर की तरफ एक योक थी, फिर स्टेटर था, उसमें नंबर ऑफ पोल्स निकले हुए थे, है ना, एलिवेटेड पोर्शंस थे। वहां हमने डीसी एक्साइटेशन देके उनको मैग्नेट्स बनाया था, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाया था। ऑल्टरनेटिव N2S पोल्स हमें मिले, तो उनको हमने बोला हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर का हमारे पास में वो पोल्स क्रिएटेड हो चुके हैं। उसके बाद में हमने बात करी थी कि नीचे हम उन दोनों के बीच में एयर गैप के बाद में आता है रोटर। रोटर में स्लॉट्स कनेक्टेड, स्लॉट्स बने होते हैं पहले से, और उन स्लॉट्स में हमने वाइंडिंग्स दे रखी होती हैं, ठीक है। अब जो वहां वाइंडिंग्स दी होती हैं, उस रोटर को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर्मेचर कोर। जो हमारा रोटर है, जो स्लॉटेड पोर्शन बना हुआ है, उसको पूरे रोटर को हम क्या बोलेंगे, आर्मेचर कोर। अब आर्मेचर कोर से हमारे पास में कम्यूटेटेड क्या कनेक्टेड रहता है, हमारे पास कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का रोल क्या रहता है, हमने ये बोला था फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो होता है एसी, या फिर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। उसको बनाने के लिए बाई डायरेक्शनल को हमें क्या यूज में लेना पड़ता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करेगा, बाई डायरेक्शनल इंड्यूस्ड ईएमएफ को कन्वर्ट कर देगा यूनिडायरेक्शनल आउटपुट के अंदर, ठीक है। कम्यूटेटर का ये रोल हो गया। अभी बताऊंगा इनको वापस से। ब्रशेज का काम क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम योक की बात करते हैं कि योक एक्चुअली क्या था। किसी भी डीसी मशीन को हमने देखा तो बाहर से हमें जो उसका एक बॉक्स दिखता है, बाहर से जो उसकी कवरिंग है, या हम क्या बोलेंगे मैकेनिकल कवरिंग जो है, उसको हम बोलते हैं योक। इसका रोल क्या है, बेसिक सी चीज है। अगर कोई भी मेरे पास में मेरे पास पेन है, पेन एक बॉक्स में आता है, तो वो बॉक्स क्या काम करता है, बॉक्स इसको सपोर्ट दे रहा है किस चीज से, कि इसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना आ जाए या इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, तो वो ऊपर का बॉक्स हमें दिया जाता है। हम ऑनलाइन कोई भी चीज ऑर्डर करते हैं, हमें बॉक्स में पैक होकर मिलती है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देते हैं, परचेस करते हैं, हमने फोन अगर परचेस किया है तो पूरी तरह से पैक होके आएगा एकदम, ठीक है। वो पैक क्यों होता है, वो बॉक्स में पैक इसलिए किया जाता है कि उसके ऊपर कोई स्क्रैचेस ना हो जाए या कोई मैकेनिकली डैमेज उसके ऊपर ना हो जाए। तो बेसिकली यही सेम चीज योक का रोल रहता है यहाँ पे। योक क्या करेगा, वो मैकेनिकल कवरिंग प्रोवाइड करवाता है आउटर एनवायरमेंट से, उसके ऊपर कोई डैमेज ना हो जाए हमारे पास मेन हमारे जनरेटर या मशीन के ऊपर, उससे बचाता है। प्लस आपको मैकेनिकल कवरिंग देता है, मैकेनिकल डैमेजेस से बचाता है ये। अब योक जो है किस मटेरियल का बना होता है, योक एक्चुअली मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है हमारे पास में, लेकिन उनको हम स्पेसिफिक बता देंगे कि अगर स्मॉल मशीन्स की बात हो रही तो योक किसका होगा, अगर लार्ज मशीन्स की बात हो रही तो योक किसका बना होगा, ठीक है। मैं वो शॉर्ट में यहां पे लिख देता हूं। देखिए अगर हम स्मॉल मशीन्स की बात करते हैं, इसी योक के अंदर फॉर स्मॉल डीसी मशीन्स हमारे पास में किसका बना होता है योक, स्मॉल डीसी मशीन के लिए बना रहेगा हमारे पास कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन, ठीक है। और अगर हम लार्ज डीसी मशीन की बात करेंगे, फॉर लार्ज मशीन, तो लार्ज मशीन में किसका बना होता है, ये स्टील का बना होता है, ठीक है। स्टील योक होता है हमारे पास में लार्ज मशीन के लिए, ठीक है। तो योक का हमारे पास में मेन पर्पस क्या हुआ, मैकेनिकल कवरिंग देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। स्मॉल मशीन में कास्ट आयरन का बना होता है, लार्ज मशीन में स्टील का बना होता है। क्लियर। अब बात आती है पोल्स की। हमने ये देखा था कि योक के बाद में जब हम स्टेटर की बात करते हैं तो वहां पे कुछ एलिवेटेड चीजें निकली हुई थी, है ना। वो इस तरीके से अपने पास में कवर अप करता है पूरे एयर गैप को हर तरफ से। हमने देखा था उसमें डायग्राम में 4 हमारे पास में वो पोल्स बने हुए थे। तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो हमने क्या देखा, हमारे बेसिक प्रिंसिपल में हमने 2 पोल्स बनाए, एक तरफ N एक तरफ S। तो मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, हमेशा 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स कितने हो जाएंगे वो डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखनी है कि यहां पे जो नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो हमेशा इवन नंबर्स में होंगे,
अगर एक N है तो सपोर्ट के लिए एक S रहेगा, अगर आपने एक और पोल लेना है N तो आपको उसको सपोर्ट करने के लिए एक S पोल देना पड़ेगा। तो कितने हो गए? अब 4 हो गए। एक एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो उसको सपोर्ट के लिए एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब अपने पास 2 पॉइंट्स निकले। मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड इज 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड कुछ भी हो सकता है, बट पोल हमेशा पेयर्स में रहेंगे, इनका नंबर जो होगा हमेशा वो इवन नंबर्स में रहेगा। ठीक है, तो पोल हमेशा, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि ऑलवेज इन इवन नंबर, ऑलवेज इन इवन नंबर्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं? मिनिमम पोल रिक्वायर्ड इज ऑलवेज 2, मिनिमम पोल्स रिक्वायर्ड इज कितना? 2 are the minimum number of poles required for any DC machine to operate on the Faraday's law of electromagnetic induction, right? उसके बाद में बात आती है कि पोल्स, एक्चुअली ये पोल्स नहीं बने जब तक हमने इसको डीसी एक्साइटेशन नहीं दिया। अगर हमने डीसी एक्साइटेशन दिया है तब ये जाके हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ही हम पोल्स बोलते हैं। क्लियर? पोल्स जो है नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एंड विदाउट द डीसी एक्साइटेशन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही नहीं बनेंगे तो पोल्स भी नहीं होंगे, वो सिर्फ एलिवेटेड पोर्शन रहेंगे हमारे पास में, कास्ट आयरन या स्टील योक के वो एलिवेटेड पोर्शन रहेंगे सिर्फ, दैट्स इट, और उनका कोई रोल नहीं रहने वाला है। जब हम उसको डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो बनते हैं हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये क्या है हमारे पास में? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को क्या बोल सकते हैं हम? मैग्नेटिक पोल्स बोल सकते हैं, मैग्नेटिक पोल्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात आती है आर्मेचर कोर की। आर्मेचर कोर क्या होता है? पोल्स हो गया, एक्साइटेशन दे दी, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर बन चुका है, बीच में आ गया मेरे पास में एयर गैप। अब बीच में अब और क्या आ रहा था? स्टेटर के बाद में क्या आ रहा था? रोटर, मतलब रोटेटिंग पार्ट। उस रोटर को मैंने क्या बनाया? उसको भी मैंने आयरन के पार्ट से बनाया हुआ है, और उसमें स्लॉट काटे हुए हैं मैंने, जिनके अंदर मैंने वाइंडिंग की हुई है। ये पूरा एक इतना बड़ा सा मेरे पास में सिलेंड्रिकल पोर्शन है जिसमें यहाँ पे स्लॉट्स कटे हुए हैं उनके पेरीफेरी पे, और मैंने यहाँ से वाइंडिंग की हुई है। इसके अंदर डाली, यहाँ से निकाल दी, यहाँ से डाली, फिर यहाँ से निकाल दी, इस तरह से मैंने ये पूरी वाइंडिंग कर रखी है इसके ऊपर। ठीक है, रोटर के ऊपर। तो ये जो स्लॉटेड पोर्शन है विदाउट वाइंडिंग वाला, सिर्फ एक रोटर जिसमें स्लॉट्स क्रिएटेड हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर कोर। ठीक है, आर्मेचर क्यों बोला? क्योंकि यहां ये हमारे पास में ऐसी वाइंडिंग होने वाली है इसके ऊपर जिस पे आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना? यहां वर्किंग ईएमएफ आपका इंड्यूस होगा, जो आपको चाहिए आउटपुट पे आपको वोल्टेज, वो यहां पे क्रिएट होने वाला है, इसलिए उसका नाम होता है आर्मेचर। उस पे जो वाइंडिंग होती है उनका नाम होता है आर्मेचर वाइंडिंग। और ये किस पे वाइंडिंग होती है? रोटर के स्लॉटेड पोर्शन पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कोर। किसका? आर्मेचर का कोर। तो हमने क्या बोल दिया उसको? आर्मेचर कोर। यहां पे हम इसको क्या बोल सकते हैं? रोटर। रोटर जो कि क्या होता है? स्लॉटेड होता है। स्लॉटेड रोटर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर कोर। अब बात आती है कम्यूटेटर की। कम्यूटेटर क्या होता है? कम्यूटेटर का रोल हमने ये देखा था कि जब वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे तो हमने ये बात बोली थी कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ कौन सा होता है? वो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर होता है ना? वो बाई डायरेक्शनल होता है। उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनि डायरेक्शनल में, जब ही हम उसको कहां पे काम में ले पाएंगे? हमारे डीसी मशीन्स में काम में ले पाएंगे। क्लियर? तो अब जो बाई डायरेक्शनल ईएमएफ था उसको यूनि डायरेक्शनल ईएमएफ में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? हमने देखा था वर्किंग प्रिंसिपल में कि एक नीचे हमने डिवाइस कनेक्ट की थी हमारे शाफ्ट के साथ में, जो उसके साथ घूम रहा था। जैसे जैसे वो घूम रहा था हमने देखा कि आउटपुट में हमारे पास में करंट की डायरेक्शन सेम रही, चेंज नहीं हुई। हमें क्या चाहिए थी? सेम रहनी चाहिए थी। तो अगर कोई एक ऐसा डिवाइस हम कनेक्ट कर दें हमारी रोटर या शाफ्ट के साथ में जो उसके साथ साथ घूमता रहे, और उस पे अगर मैं कोई स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू अपना करंट को कलेक्ट करता हूं तो करंट की डायरेक्शन सेम रहती है, मतलब हमने बाई डायरेक्शनल ईएमएफ को यूनि डायरेक्शनल आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया। और वो डिवाइस का नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। क्लियर है? कम्यूटेटर क्या काम करेगा? कम्यूटेटर का रोल ये रहता है हमारे पास टू कन्वर्ट बाई डायरेक्शनल ईएमएफ टू यूनिडायरेक्शनल आउटपुट। बाई डायरेक्शनल ईएमएफ टू यूनिडायरेक्शनल आउटपुट में वो उसको कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास में बात आती है ब्रशेस की। ब्रशेस क्या होती हैं? अब मान के चलो आपने क्या किया, कम्यूटेटर को तो घुमा दिया साथ में, और आपके पास ईएमएफ भी इंड्यूस हो चुका है आपके रोटर पे। अब आपको क्या करना है? उस ईएमएफ को कलेक्ट करना है आउटपुट टर्मिनल पे, उसको लेना है जिससे आप उसका आउटपुट कुछ और दे पाओ। आपको कहीं वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो आपने जनरेटर के आउटपुट टर्मिनल से वोल्टेज को कलेक्ट किया और अपने वहां पे दे दिया।
अब उसको कलेक्ट करना कैसे है? हमको एक चीज ये क्लियर थी कि रोटर जो है वो घूम रही है, मतलब रोटर के बाहर से जो शाफ्ट दिख रहा है हमको वो घूमता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे ईएमएफ है, आपको ये ईएमएफ कलेक्ट करना है, लेकिन वो तो घूम रहा है, तो या तो कोई एक ऐसा डिवाइस लगाओ जो साथ में घूम ले, लेकिन मुझे तो स्टेशनरी वोल्टेज देना है ना कहीं पे। मेरे पास में घर में मान के चलो कोई लोड लगा हुआ है, उसको वोल्टेज मुझे इनपुट पे देना है, वोल्टेज इनपुट पे देने के लिए मुझे स्टेशनरी वोल्टेज ही चाहिए होगा, जो मैंने ऐसे लिया और वहां पे दे दिया, लेकिन वो तो घूम रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए मुझे जो उस रोटेटिंग पार्ट से आपको स्टेशनरी आउटपुट दे पाए। तो क्या करें? अगर मान के चलो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है, और मैंने ये क्या किया, मेरी उंगलियों को मैंने यहां पे इसको हल्का सा टच किया, तो वो इसके साथ स्लाइड कर रही है, ठीक है। तो ये उंगलियां क्या है मेरी, कांस्टेंट है या फिर स्टेशनरी मैं इसको बोल सकता हूं। और ये जो मेरे पास में पेन दिख रहा है आपको, ये पेन क्या है, रोटेटिंग है, ये घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, जबकि यहां पे क्या हो रहा है, उंगलियां जो हैं वो हैं स्टेशनरी। तो क्या हो रहा है, एक तरह से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बन रहा है, किसके साथ, इन उंगलियों का इस पेन के साथ। यही सेम चीज आपने करनी है आपके शाफ्ट के पास। शाफ्ट जो है वो घूम रहा होगा, आपने कुछ ऐसी चीज लगानी है जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट दे दे। अब वो स्टेशनरी है तो आप यहां से स्टेशनरी आउटपुट ले सकते हो, और यहां आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू आपका वोल्टेज जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ये चीज तो माइंड में हमारे क्लियर हो गई, लेकिन अब ये बात देखनी है कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाली चीज हम बनाएंगे, या वो जिस डिवाइस का हम बनाने वाले हैं, जिस मटेरियल का बनाने वाले हैं, वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि स्लाइड करते करते खत्म ना हो जाए। लाइक एक आपको एग्जांपल देता हूं मैं, कि आप इरेजर काम में लेते हो, है ना, पेंसिल को इरेज करने के लिए ऑन पेपर, तो कुछ टाइम बाद में आपने देखा होगा वो इरेजर आपका धीरे धीरे खत्म हो जाता है ना। आपने उसको 1 महीना प्रॉपर्ली रगड़ लिया, वो धीरे धीरे खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि जितना स्लाइड होगा उतना वो डिफॉर्म होगा, है ना। अगर वो डिफॉर्म हो रहा है, उसकी साइज कम हो जा रही है, वो खत्म हो जाएगा, या उसकी पूरी तरह से वो वहां से गायब होने वाला है। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए होगा जो ऐसा ना हो, या फिर एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके अंदर ये वो जो डिफॉर्म हो रहा है वो कम डिफॉर्म हो, है ना। अब यहां पे एक चीज ये बात आती है कि पेपर और पेंसिल वाला जो इरेजर था वो तो ऐसा है कि कुछ आपको, हाँ, उसको एग्जांपल में ये देखिए, आपने मान के चलिए इरेजर को जब इरेज करने के लिए रब किया था ऑन पेपर, तो आप जब उसको हल्का सा टच करते हैं तो वो कितना होता है, उस पर हीट होती है, वो गर्म हो जाता है, ठीक है। यही सेम चीज आपके यहां होने वाली है। जब रोटेटिंग पार्ट पे करंट आ चुका है, वहां पे ईएमएफ या वोल्टेज आ चुका है, आप उसको टच करोगे तो करंट आएगा। अब आप उसको टच करते हुए, ऐसे स्लाइड करते हुए कुछ उससे कलेक्ट कर रहे हो, तो स्पार्क होगा, होता है ना स्पार्क, आपने देखा होगा, आप स्विच के अंदर ऐसे वायर को डालते हैं हल्का सा तो स्पार्क निकलता है वो। तो यही सेम चीज यहाँ है, यहाँ पे आपके पास में करंट आ रहा है, वोल्टेज है, आप उससे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू कलेक्ट करोगे तो स्पार्क आएगा। तो हमें 2 चीजें देखनी है, एक ऐसा मटेरियल देखना है जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू डिफॉर्म कम हो, दूसरी चीज वो जो स्पार्किंग हो, उस स्पार्किंग को विदस्टैंड कर पाए, या उस स्पार्किंग को खत्म कर पाए या मिनिमाइज कर पाए, ठीक है। तो वो जो मटेरियल हमने बोला, उस चीज को या उस डिवाइस को हमने पहले क्या बोला, उसको हमने बोल दिया ब्रशेज। तो हम ब्रशेज काम में लेते हैं वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट करने के लिए, और वो ब्रशेज जो हैं वो हमारे पास में कलेक्ट होती है हमारे शाफ्ट के मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, MNA, यहां पे मैं एक बार के लिए लिख देता हूं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस, MNA। व्हाट इज दिस MNA नाउ? आपके रोटर जब घूम रही होती है तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ था वो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 5 एंड पॉइंट नंबर 9 पे वोल्टेज दे रहा था 0, राइट। तो आपको अगर फ्लक्चुएशंस या आप बोलते हो कि स्पार्किंग आपको कम चाहिए, तो आप किस पॉइंट पे कनेक्ट करोगे आपके ब्रशेस को, जहां पे वोल्टेज आपको मिल रहा हो मिनिमम, है ना। अगर मान के चलो आपने पॉइंट नंबर 3 पे कनेक्ट कर दिया, वहां पे जस्ट आपके कनेक्ट करते ही आपको हाईएस्ट वोल्टेज मिल गया, तो स्पार्क होके सब कुछ भड़ाम खत्म हो गया। तो आपने क्या किया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 9, जहां पे आपको ईएमएफ जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस। दैट मींस न्यूट्रल है वो, वहां आपको वोल्टेज की वैल्यू उतनी हाई नहीं मिलती है जितनी रेगुलरली होती है। तो आपने जो ब्रशेस कनेक्ट करनी है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे ही कनेक्ट करनी है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा कि ब्रशेस का कनेक्शन कहां होता है, MNA पे होता है, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस पे होता है, ठीक है। ब्रशेस का काम क्या हुआ, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू आपको स्टेशनरी आउटपुट देना और उसकी स्पार्किंग को कम करना। कहां कनेक्ट करेंगे, MNA पे कनेक्ट करेंगे। अब ब्रशेस बनती किस किस मटेरियल की है, किन मशीन्स में, जैसे हमने यहाँ योग के लिए देखा कि स्मॉल मशीन में कास्ट आयरन का, लार्ज मशीन में स्टील का बना होता है। तो ब्रशेस जो है वो भी हमारे पास में स्मॉल मशीन में डिफरेंट तरीके से बनी होती है, डिफरेंट मटेरियल की बनी होती है, लार्ज में डिफरेंट की होती है। तो मैं वो चीज यहाँ लिख देता हूँ एक बार, देखिए। तो ब्रशेस जो है हमारे पास में फॉर स्मॉल मशीन, मैं यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लिख रहा हूँ, एक बार के लिए आप समझिएगा, स्मॉल मशीन
तो स्मॉल मशीन में ये बनी होती है किसकी? कॉपर की। स्मॉल मशीन में बनी होती है कॉपर की। तो कॉपर की इसलिए बनी होती है क्योंकि सिंस यू नो दैट द कॉपर हैज सम अमाउंट ऑफ स्पार्किंग इन इट, बट हमने यहाँ पे क्या लिखा है? स्मॉल मशीन। तो स्मॉल मशीन में एज दो आपके पास में यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज आएगा वो पहले से ही कम आएगा, तो स्पार्किंग जो होनी होती है वो अपने आप कम होती है। लेकिन अगर आपने यही कॉपर के ब्रशेस आपने लगा दिए लार्ज मशीन में जहां पे बहुत ज्यादा करंट और वोल्टेज आ रहा है, तो वहां तो ऑब्वियसली स्पार्किंग होगी। तो आप कॉपर की जो ब्रशेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल मशीन में लगाते हो। अगर आप लार्ज मशीन की बात करते हो कि लार्ज मशीन में हमारे पास में जो ब्रशेस है वो किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है कार्बन की या फिर ग्रेफाइट की। कार्बन और ग्रेफाइट, ठीक है। तो ब्रशेस जो हमारे पास में है वो स्मॉल मशीन में बने होते हैं कॉपर के, लार्ज मशीन में बने होते हैं कार्बन या ग्रेफाइट के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शाफ्ट एंड बियरिंग्स की। शाफ्ट एंड बियरिंग्स, तो बॉल बियरिंग्स है ना, ये आपने नाम सुना होगा। बियरिंग्स क्या होते हैं? लाइक आप स्केटिंग वगैरह करते हो तो आपके नीचे जो, अगर आपने देखा होगा टायर्स जो होते हैं उनके बीच में बॉल बियरिंग्स लगी होती हैं। वो छोटे छोटे छर्रे लगे होते हैं जिनको आप छर्रा बोलते हो नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो टायर के बीच में जो छर्रे लगे हुए हैं वो क्या है? एक तरह से वो बियरिंग है ना। आपके टायर को वो बियरिंग प्रोवाइड करवा रही है क्या? स्मूथ रोटेशन। यहां पे बियरिंग का सेंस वही है। दूसरा हमारे पास में आती है बात शाफ्ट की। तो जो मैं रोटर के थ्रू मेरे पास में शाफ्ट कनेक्टेड होती है, जो रोटर अगर अंदर घूम रहा है तो उससे मैकेनिकल आउटपुट अगर आपने बाहर देना है तो उससे रोटर के साथ में एक ऐसा पोर्शन आपके पास में सिलेंड्रिकल पोर्शन कनेक्टेड होता है जिसको आप बोलते हो शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट तो वो हो गया। अब बियरिंग्स की बात करते हैं तो बियरिंग्स हमारे पास में दो तरह की होती हैं, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग, ठीक है। तो बॉल बियरिंग एंड रोलर बियरिंग को हमने ये देखना है कि किन मशीन्स में बॉल बियरिंग काम आएगी, किन मशीन्स में रोलर बियरिंग काम आएगी। क्लियर? बॉल बियरिंग का एग्जांपल मैंने दिया आपको, स्केटिंग के टायर्स जो है आप वहां देख सकते हो बहुत इजीली। तो बियरिंग्स की बात करते हैं तो स्मॉल मशीन में हमारे पास में क्या होता है? बॉल बियरिंग काम आता है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं एक बार, यहां इसको आराम से लिखते हैं। फिर देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं फॉर स्मॉल मशीन, स्मॉल मशीन में मेरे पास में काम कौन सी आएगी? बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग, ठीक है। और अगर आप लार्ज मशीन की बात करते हो जिसका आउटपुट भी ज्यादा होता है, इनपुट भी ज्यादा होता है, तो लार्ज मशीन में हमारे पास में काम कौन सी आएगी? रोलर बियरिंग, रोलर बियरिंग, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमारे पास इसके बाद में जो पॉइंट बच रहा था वो क्या था? आर्मेचर वाइंडिंग्स, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होता है? पहली बात तो आर्मेचर क्या होता था मैंने वो बताया आपको कि रोटर जो है जहां पे आपका मेन या वर्किंग ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला है उसको हम बोलते हैं आर्मेचर। अब वहां पे हमारे पास में क्या हो रहा है कि आर्मेचर के अंदर जो स्लॉटेड पोर्शन होता है, रोटर का जो स्लॉटेड पोर्शन है उसको हमने क्या बोला? वो हमारे पास में आर्मेचर कोर, वो है हमारे पास में आर्मेचर कोर। अब उस आर्मेचर कोर पे जो मैंने वाइंडिंग्स की हैं उन वाइंडिंग्स को मैं क्या बोलता हूं? आर्मेचर वाइंडिंग। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि रोटर वाइंडिंग्स जो होती हैं, रोटर वाइंडिंग्स जो होती हैं उन्हीं को मैं क्या बोलता हूं? आर्मेचर वाइंडिंग्स, जो कि क्या है? मेरी वर्केबल वाइंडिंग्स हैं या वर्किंग वाइंडिंग्स आप जिसको बोल सकते हो। इन वाइंडिंग्स के अंदर ही आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। जिस तरह से आप ये वाइंडिंग करोगे उसी अकॉर्डिंगली आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। लाइक हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वहां पे हमने एक सिंगल कंडक्टर उसको एक कॉइल बना के काम में लिया था और उसके अंदर हमने वाइंडिंग्स उसके अंदर हमने ईएमएफ इंड्यूस करवाया था उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के, ऐसा हुआ था। अब यहां पे वो जो सिंगल कॉइल था वो किसका पार्ट था? वो रोटर की वाइंडिंग का ही पार्ट था। तो आप वहां पे किस तरह की वाइंडिंग करोगे उसी अकॉर्डिंग तो आपके पास फ्लक्स लिंक होगा, उसी अकॉर्डिंग तो फ्लक्स के साथ में वो कटिंग होगी और तभी आपके पास में ईएमएफ आएगा। तो टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो आपके रोटर वाइंडिंग्स पे ही डिपेंड करता है, जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेन वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को हम क्या बोल सकते हैं? मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग इसलिए क्योंकि यहां पे आपके पास में मेन ईएमएफ इंड्यूस होता है, मेन वाइंडिंग्स, ठीक है। ये आपके पास में है मेन वाइंडिंग। क्लियर है? ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? कंडक्टर क्या होता है, टर्न्स क्या होते हैं, या जो हमने वाइंडिंग्स वहां करी है आर्मेचर वाइंडिंग वो कितने तरह से होती है, ठीक है। अब यहां पे मैं समझाता हूं आपको। देखिए कंडक्टर क्या होता है, उसका टर्न क्या होता है, इसको समझने के लिए वर्किंग प्रिंसिपल वाले डायग्राम में चलो। दोनों तरफ एन और एस पोल थे, बीच में मैंने एक कंडक्टर को लिया, इस तरह से शेप में कनेक्ट करके उसमें करंट फ्लो करवाया, मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो देखा किस तरफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आ रहा है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया जनरेटर में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाया मैंने मोटर में। ये सारी चीजें हो रही थी। यहां फोकस करो सिर्फ वो बीच वाले कंडक्टर पे, ठीक है। अब
बीच वाला जो मैंने कॉइल बनाया था, एक सिंपल करंट कैरिंग कंडक्टर उठाया था, उसको इस शेप में मैंने कन्वर्ट करके और बीच में वहां रख दिया था। वो एक्चुअली क्या था, रोटर के ऊपर की हुई वाइंडिंग थी। क्लियर है ये चीज? ओके। अब मैंने क्या किया है कि उस टर्न के अंदर या उस कॉइल को जो मैंने इस शेप में घुमाया, यहां पे देखिए मैंने इस शेप में उसको बनाया था, इस शेप में मैंने उसको बनाया था, है ना। यहां आपके पास में एन पोल था, यहां आपके पास में एस पोल था, यही सेम चीज हो रही थी। अब अगर मैंने सिर्फ एक टर्न को मैं बोलता हूं, या मैं ऐसा बोलूं कि मैंने सिर्फ एक कंडक्टर को यहां उठाया था, जिसको मैंने इस तरह से टर्न करवा के पूरा फ्लो बनाया है, एक वाइंडिंग का एक पार्ट मैंने उठाया और उसके अंदर मैंने सारा वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया। इसकी अगर बात करते हैं तो अगर मैं देखना चाहता हूं कि कंडक्टर एक्चुअली क्या था, यहां पे आप देखिएगा एन पोल के इन्फ्लुएंस में इतना पोर्शन आ रहा है ना, इसकी लेंथ इतनी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन आपके एन पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, और यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन आपके एस पोल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। ये एक प्रॉपर पूरा एक सिंगल कंडक्टर था, जिसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है आपके रोटर पे या फिर आपके आर्मेचर पे। तो जब आर्मेचर पे एक सिंगल कंडक्टर को आप इस तरह से कनेक्ट करते हो एक टर्न बना के, तो वहां पे आपके पास कंडक्टर क्या रहेगा, द एक्टिव लेंथ लाइंग इनसाइड योर मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, N2S मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में यहां पे ये। तो जो आपने कंडक्टर यहां पे कनेक्ट किया है या जो वाइंडिंग का पार्ट आपने लिया है, उसकी कितनी लेंथ आपके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, वही आपके क्या कहलाएंगे, कंडक्टर्स कहलाएंगे। यहां इस पूरे के पूरे कंडक्टर की फुल लेंथ के अंदर मैं देखना चाहता हूं कि एक्टिव लेंथ कितनी है। यहां से लेकर के यहां तक की एक एक्टिव लेंथ है मेरे पास में, और यहां से लेकर के यहां तक की दूसरी एक्टिव लेंथ है। तो एक पूरे टर्न में मेरे पास में कितने कंडक्टर्स हो गए, दो कंडक्टर, कंडक्टर नंबर 1, दिस इज योर कंडक्टर नंबर 2। क्योंकि इस रोटर के अंदर एक बार जब वाइंडिंग यहां से गई तो दूसरी बार घूम के वापस भी तो आई, तो एक एक्टिव लेंथ तो ये हो गई, दूसरी एक्टिव लेंथ उसकी दूसरी साइड की हो गई। तो हमारे पास में एक पूरे टर्न में दो कंडक्टर्स होते हैं। क्लियर है? तो कंडक्टर की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, द एक्टिव लेंथ लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। यहां शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, एक्टिव लेंथ लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, इन द मैग्नेटिक, एक्टिव लेंथ लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाया कर रहा है अपने, मैग्नेटिक फील्ड में कितना लेंथ काम में ले रहा है, ये वाला और ये वाला। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो गए हमारे पास में, दो हो गए एक सिंगल टर्न के अंदर। तो यहां पे टर्न की जब बात आती है तो टर्न क्या होता है, अगर मेरे पास में उस मैग्नेटिक फील्ड में कितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स को मैंने इस तरह से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास में दो कंडक्टर मिलके एक टर्न क्रिएट करते हैं, तो यहां पे फुल टर्न, मतलब अगर एक कंडक्टर को मैंने उठाया, वो एक बार एन पोल के इन्फ्लुएंस में गया, एक बार एन पोल के इन्फ्लुएंस में गया और वहां से बाहर वापस आ गया, तो इस पूरे लेंथ को मैं क्या बोलूंगा, एक टर्न बोलूंगा। क्लियर है? तो टर्न क्या होता है, टू कंडक्टर्स मेक्स अ टर्न। आप यहां पे सिंपली लिख लीजिए इस चीज को कि टू कंडक्टर्स मेक्स अ टर्न। तो यहां पे कंडक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो Z से, है ना, और टर्न को रिप्रेजेंट करते हो आप सिंपली Z के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर टू कंडक्टर मेक्स अ टर्न, देन वन टर्न इज इक्वल टू व्हाट, Z/2 हो गया। ठीक है, टू कंडक्टर्स मेक्स अ टर्न, देन वन टर्न इज इक्वल टू Z/2। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। अब बात आती है हमारे पास में कि टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। जो आर्मेचर में मैंने वाइंडिंग करी है वो कितने तरह की वाइंडिंग होती है। अब आर्मेचर जो अपने पास में रोटर के स्लॉटेड पोर्शन है, उसी को तो हमने आर्मेचर बोला है। एक्चुअली हमने रोटर को ही आर्मेचर बोला है ना, रोटर को ही हम आर्मेचर बोल रहे हैं। अब उस रोटर में या फिर हम बोले आर्मेचर में हमें वाइंडिंग करनी कितने तरीके से कर सकते हैं। आप सिंपली उठाओ उसको, यहां से एक वायर पकड़ो, इसमें अपन ने पुश कर दिया, यहां से हमने निकाल लिया, अगेन नेक्स्ट वाले स्लॉट में डाल दिया, उसके नेक्स्ट वाले से निकाल दिया, फिर तीसरे में डाल दिया तो सिक्स वाले में से निकाल दिया। इस तरीके से आपने ये वाइंडिंग कर दी, है ना। अब ये वाइंडिंग करने के हमारे पास में क्या तरीके होते हैं, काफी तरीके होते हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। लाइक अगर आप ये बोलते हो कि मैंने एक स्लॉट में सिर्फ एक कंडक्टर को ही डालना है, एक ही बार डालना है, तो उसको आप क्या बोलोगे, सिंगल लेयर वाइंडिंग। ठीक है। अगर आपने मान लो कि एक स्लॉट में आपने दो कंडक्टर्स डाल दिए, तीन कंडक्टर्स डाल दिए, उससे ज्यादा डाल दिए, तो आप क्या बोलोगे उसको, मल्टी लेयर वाइंडिंग।
एक ही स्लॉट में बहुत सारे कंडक्टर्स आ गए उसको बोलेंगे मल्टीलेयर वाइंडिंग, एक स्लॉट में सिर्फ एक कंडक्टर आया है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो दो तरह की वाइंडिंग तो हमें यहां मिली, कौन कौन सी, सिंगल लेयर वाइंडिंग और मल्टीलेयर वाइंडिंग। इसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल या फिर एप्लीकेशन के बेस पे अगर आप वाइंडिंग्स के टाइप की बात करते हो तो दो तरह के टाइप और होते हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग का मतलब अगर आपने यहां से एक स्लॉट में वायर को डाल दिया है तो दूसरा वाला जो आपके पास में निकलेगा किस में निकलेगा, उसके पोर्शन को छोड़ने के बाद फिर नेक्स्ट वाला इसके जस्ट नेक्स्ट वाले में आने वाला है और वो उस सेकंड वाले के नेक्स्ट में जाएगा। मतलब लाइक अगर आपके पास में 8 स्लॉट्स हैं, आपने नंबर 1 में डाला है तो दूसरा वाला उसका आउटपुट जो निकल के आने वाला है वो कितने पे आएगा, 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो आपके पास निकल के आएगा वो 5th नंबर पे, 1 to 5th, देन 5th से बाहर निकल के हो गया सेकंड में और फिर 6th में, 3rd में, 7th में, 4th में और 8th में। इस तरह से वो पूरी तरह वाइंडिंग अपने पास में होगी, इसको बोलेंगे हम लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आप फर्स्ट में डालोगे तो आप 5th में नहीं निकालोगे उसको वापस बाहर, आप निकालोगे सेकंड में ही, तो वो एक वेव बनाती हुई निकलती है। फर्स्ट में डाल दिया, सेकंड से आ गया, थर्ड में डाल दिया, फोर्थ में चला गया, 5th, 6th, 7th, 8th। तो जिसमें इस तरह से जा रहा है वहां पे आपको पॉजिटिव हाफ मिलेगा, जिसमें इस तरीके से आ रहा है वहां आपको नेगेटिव हाफ मिलेगा। तो इस तरह से ऑल्टरनेटिव आपको ईएमएफ इंड्यूस होता है आपके रोटर में। क्लियर है ये चीज। तो टाइप्स ऑफ वाइंडिंग में यहां पे मैं चीजें लिख देता हूं, कितने तरह की थी हमारे पास में, सिंगल लेयर वाइंडिंग, वाइंडिंग को शॉर्ट में लिखते हैं WDG। सेकेंड हमारे पास में है मल्टी लेयर वाइंडिंग, मल्टी लेयर वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में होता है लैप वाइंडिंग और इसके बाद रहता है हमारे पास में वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। तो ये सारे के सारे थे उसके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, हमारे डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हमने देखा, योक होता है, स्टेटर होता है, पोल्स होते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं तो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट होता है, एयर गैप होता है, रोटर होता है जिसको आर्मेचर बोलते हैं, स्लॉटेड पोर्शन में वाइंडिंग्स कनेक्टेड होती है जिनको आर्मेचर वाइंडिंग्स बोलते हैं। उसके आगे हमारे पास शाफ्ट कनेक्टेड होता है, शाफ्ट के पास में बेयरिंग्स होते हैं, उसके साथ में एक की हमें दी जाती है जिसके थ्रू हम मैकेनिकल इनपुट दे सकते हैं या मैकेनिकल आउटपुट कलेक्ट कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन था। कंस्ट्रक्शनल फीचर्स में उन सारे पोर्शंस का क्या क्या रोल होता है, वो किस तरह से बने होते हैं, किस मशीन में किस मटेरियल का बना होगा, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं, राइट। ओके, अब अगर मैं ये बात करता हूं कि मैंने डीसी मशीन के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लिया है, डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शनल फीचर्स को भी समझ लिया है, उसको बना के रख दिया है, ठीक है। अब बना के आपने डीसी मशीन को रख तो दिया, अब उसको चलाना भी है। उसको चलाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको कलेक्ट करोगे। तो अब बात ये आती है कि जो ईएमएफ इंड्यूस आपने करवाया है वो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ उसके अंदर, वो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। सेम चीज हमने देखी थी ट्रांसफॉर्मर के अंदर। ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू आपके पास में सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। हमने कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, कितनों पे डिपेंड करता है, उसके लिए क्या किया था, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखी थी। सिमिलरली डीसी मशीन्स के अंदर भी हम क्या करेंगे, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन्स देखेंगे, जो कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों के लिए सेम होती है, ठीक है। हम वो चीज क्लियर कर लेते हैं एक बार। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन्स, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। तो ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन के लिए सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा फैराडेज लॉ से। फैराडे ने जो हमें बताया था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता है ना। अगर आप सिंगल कंडक्टर की बात करते हो तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, आपने वो देखा था कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर एंड दैट ईएमएफ, the magnitude of that EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage, and the magnitude of that rate of change of flux linkage will definitely opposes what? Definitely opposes your induced EMF that will be shown by your Lenz law. तो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमने देखा था, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बाय द रूल ऑफ फेराडे या अकॉर्डिंग टू फेराडे, आप यहां लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू फेराडे, according to Faraday, E is equal to minus of n d phi by dt. E is equal to minus of n d phi by dt. ये फेराडे लॉ है, हमें पता है ये चीज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ईएमएफ हमारे पास में टर्मिनल के अक्रॉस आने वाला है, जो हमने डीसी मशीन है, डीसी मशीन के टर्मिनल से हम जो ईएमएफ कलेक्ट करेंगे,
टर्मिनल कब आएगा? जब ब्रशेस से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, तो उस स्टेशनरी आउटपुट को हम कलेक्ट कर लेंगे लास्ट में नेक्स्ट स्टेज पे भेजने के लिए। तो जो टर्मिनल से हमें आउटपुट मिलता है या जो वोल्टेज मिलता है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो मशीन है, मशीन के अंदर कितने पैरेलल पाथ्स आ रहे हैं, कितने पैरेलल पाथ क्या होते हैं कि जो मैंने वाइंडिंग्स कर रखी हैं वो वाइंडिंग्स कितनी बार हो रही है, ठीक है, वाइंडिंग्स कितनी बार हो रही है। अगर मेरे पास में एक स्लॉट में 4 बार कंडक्टर्स जा रहे हैं तो मेरे पास 4 पैरेलल पाथ हो गए, करंट मेरे पास में चारों में अलग अलग जाएगा, ठीक है, तो 4 पैरेलल पाथ हो गए। तो पैरेलल पाथ कितने होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या, आपका जो अक्रॉस वोल्टेज आने वाला है टर्मिनल पे, जो ईएमएफ आने वाला है वो डिपेंड करेगा किस पे, आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ में अगर एक पैरेलल पाथ में नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, Z, नंबर ऑफ कंडक्टर हमने कितने देखे थे, Z, तो पैरेलल पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। तो अगर सिंपल एक कंडक्टर की बात करेंगे तो उसमें ईएमएफ कितना आ जाएगा, ईएमएफ की जो इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, Z/A से, कंडक्टर पर पैरेलल पाथ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चेंज आ जाएगा, अब इसको मैं ऐसे अगर बता दूं कि द ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल इज व्हाट, ईएमएफ अक्रॉस द टर्मिनल इज नथिंग बट द ईएमएफ इन वन पैरेलल पाथ। आपने टर्मिनल पे जो ईएमएफ लिया वो एक सिंगल पैरेलल पाथ के ईएमएफ के बराबर होता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कंडक्टर Z है, पैरेलल पाथ A है, तो आपके पास में टोटल ईएमएफ कितना आ जाएगा वहां पे, तो ईएमएफ इंड्यूस इन अ पैरेलल पाथ कितना आ जाएगा, इफ नंबर ऑफ कंडक्टर is equal to Z and number of parallel path is equal to A, तो आप क्या बोलोगे, द EMF induced in a parallel path, यहां पे क्या बोलोगे कि now EMF induced in a parallel path, EMF induced in a parallel path वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, E is equal to Z/A d phi by dt, ठीक है, Z/A d phi by dt, इतना EMF मेरे पास में इंड्यूस हो जाएगा किसमें, एक सिंगल पैरेलल पाथ के अंदर। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद में बात आती है कि अगर एक पैरेलल पाथ में मेरे पास में इतना EMF इंड्यूस हो चुका है, ठीक है, तो ये जो d phi है, ये d phi एक्चुअली क्या है, टोटल फ्लक्स, ठीक है, और dt क्या है, वो कितने टाइम पीरियड के अंदर, मतलब d phi by dt आपका फ्लक्स लिंकिंग है, कितना टोटल फ्लक्स लिंक कर रहा है कितने टाइम पीरियड के अंदर। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक करेगा वो आपके पास में किस तरह से करेगा, नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पे, फ्लक्स जो क्रिएट होता है नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर एक सिंगल पोल में मेरे पास में 5 फ्लक्स निकलता है तो p नंबर ऑफ पोल्स पे मेरे पास में कितना फ्लक्स निकलेगा, p5। तो अगर मैंने d5 को p5 के बेस पे रिप्रेजेंट कर दिया और dt इज योर टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड में वो फ्लक्स लिंक कर रहा था, तो अगर मैं इसको सेकंड के बेस पे देखूं कि एक सेकंड में एक सिंगल टर्न में वो कितना फ्लक्स को लिंक करता है, 5 फ्लक्स को लिंक करता है। तो p5, p नंबर ऑफ पोल्स और टोटल 5, तो टोटल नंबर ऑफ जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स आपके पास में निकलने वाला है वो कितना करेगा आपका एक सेकंड में, तो कितना हो जाएगा वो, अगर n आपके पास में क्या है, रोटेशन है, स्पीड है, तो 60/n, एक मिनट में कितने सेकंड्स हो गए, 60। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो इसको यहाँ पे, तो E जो आपके पास में आएगा ये E इज इक्वल टू Z/A इंटू d phi by dt को क्या लिख सकते हैं, p phi डिवाइड बाय 60/n, 60/n। अब यहां पे मैं वो चीजें आपको बता देता हूं कि जैसे मैंने d phi को रिप्रेजेंट किया है किससे, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इनटू 5, क्योंकि एक पोल से 5 निकलता है तो सारे के सारे पोल से कितना निकलेगा, p5, ठीक है। dt जो है आपका क्या है, dt है आपका 1 रिवॉल्यूशन, मतलब एक रोटेशन आपका है dt, ठीक है। तो n/60 क्या हो जाएगा, n/60 का मतलब हो गया आपके पास में एक सेकंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं आपके पास, टोटल रोटेशन, 1 रोटेशन कितना है dt, तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा, n/60। क्लियर है, n/60 हो गया। तो अगर आपने एक dt का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 60/n हो जाएगा। अगर dt इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन है और एक सेकंड में आपके पास में टोटल नंबर ऑफ रोटेशन कितने होते हैं, n होते हैं, तो 1 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा, 60/n हो जाएगा। तो हमने उसको उसी से रिप्लेस कर दिया कि 1 dt इज इक्वल टू 60/n, रिप्लेस हो चुका है। तो ये जो EMF मेरे पास में आया है, ये EMF एक्चुअली क्या है, तो ये जो EMF मेरे पास में है ये क्या है, EMF जनरेटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है, EMF जनरेटेड इन 1 सेकेंड। अगर आप टोटल EMF की बात करते हो ओवरऑल कितना जनरेट होगा,
टोटल ईएमएफ जनरेट और इंड्यूस्ड इन एनी डीसी मशीन्स, तो वो किस तरह से निकल जाएगा, इसी को आप आगे सॉल्व कर लो। तो यहां अपन लिख देते हैं कि द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन डीसी मशीन कितना हो जाएगा, वो ई जी, मैंने कैपिटल ई जी लिख दिया, मतलब क्या है कि ईएमएफ जनरेटेड, तो कैपिटल ई जी इज इक्वल टू, यहां से आप उठाओ इसको, फाई, ये एन ऊपर चल जाएगा, एन जेड पी अपॉन 60 इंटू ए, फाई एन जेड पी अपॉन 60 इंटू ए। ये आपके पास में फाइनल इक्वेशन निकल के आती है आपके ईएमएफ इन डीसी मशीन्स की। ठीक है, यहां पे आपके पास में जो ए है ये क्या है, यहां पे मैं सारी चीजें लिख देता हूं। देखिए फाई क्या है आपके पास में, फ्लक्स, एन क्या है आपके पास में, रोटेशन, या आप क्या बोलते हो इसको, नंबर ऑफ रोटेशन कितना है, जेड है हमारे पास में कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, पी है आपके पास में नंबर ऑफ पोल्स, और ए है आपके पास में पैरेलल पाथ। ए है अपने पास में क्या, पैरेलल पाथ। तो ये मेरे पास में ईएमएफ इक्वेशन बनती है डीसी मशीन की। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन, फेराडे ने बोला E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इसको हमने देखा कि अगर मेरे पास में नंबर ऑफ कंडक्टर टोटल Z हैं और पैरेलल पाथ A हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक कंडक्टर में देखता हूं टोटल पैरेलल पाथ के अकॉर्डिंग, तो कितना बन जाएगा, Z बाई ए डी फाई बाई डी टी। अब अगर एक कंडक्टर की बात कर ली तो एक सेकंड में भी निकालना पड़ेगा। अगर मेरे पास में एक कंडक्टर में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाई, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स के अकॉर्डिंग एक पोल से हो रहा है फाई, तो टोटल पोल से कितना हो जाएगा, पी फाई। dt कितना है मेरा, वन रोटेशन, मतलब एक सेकंड में पूरा रोटेशन कंप्लीट होता है, उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था। अब ये जो रोटेशन हो रहा है ये टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स का हो रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक सिंगल कंडक्टर की, तो उसके लिए क्या होगा मेरे पास में, n है मेरा रोटेशन, एक सेकंड मतलब एक मिनट में 60 सेकंड होते तो n बाई 60 आपका 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा टोटल। तो अगर एक रोटेशन की बात करें कितना हो जाएगा, 60 बाई n, तो पी फाई डिवाइड बाय 60 बाई n, तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आ गया। इसी एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा सा रिप्लेस करके ऐसा बना दिया, फाई एन जेड पी अपॉन 60 इंटू ए। A is your parallel path that will depend on the windings. Actually, if there is a lap winding, the number of parallel path is equal to number of poles, and if that is a wave winding, the number of parallel path is equal to 2 only. Right? अगर आप चाहो तो यहाँ मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। पैरेलल पाथ की बात आ रही है कि अगर पैरेलल पाथ में मेरे पास में लैप वाइंडिंग की बात होती है तो A आपका क्या हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, और अगर वेव वाइंडिंग की बात होती है तो A आपका जो होगा वो ऑलवेज 2 रहेगा। ठीक है, ये आपके पास में हो गई ईएमएफ इक्वेशन। अब इस ईएमएफ इक्वेशन के बाद में हम देखेंगे डीसी मशीन का कैरेक्टराइजेशन। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर दोनों का सेम कैरेक्टराइजेशन होता है, किस किस तरीके से आप उसको एक्साइटेशन देते हो, किस तरीके से आपके पास में ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको कैसे कलेक्ट करोगे और उसका किस तरह से यूटिलाइजेशन करोगे। ठीक है, वो देखते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करते हो, इसके वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलना चाहते हो, तो आपने जो मेन पॉइंट्स इसके अब तक देखे हैं हमने वो लिखना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे यहाँ पे डीसी एक्साइटेशन देना होता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, फिर आर्मेचर वाइंडिंग करनी पड़ती है उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए, फिर उसको ब्रशेस के थ्रू कलेक्ट करना होता है, तो उन चीजों को टेक्निकली आप क्या क्या बोलते हैं। अगर आप बात करते हो कि आपको डीसी एक्साइटेशन आपने दिया उसको पोल्स बनाने के लिए, मैग्नेटिक पोल्स बनाने के लिए आपने उसको डीसी एक्साइटेशन दिया, तो डीसी एक्साइटेशन की भी एक वाइंडिंग करी है, उस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग, है ना। हम क्या बोलेंगे सबसे पहले, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग एक्चुअली क्या काम कर रही है, फील्ड वाइंडिंग काम कर रही है आपका, या ये आपको क्या देती है, इट गिव्स योर वर्किंग फ्लक्स। वर्किंग फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का काम करता है आपका फील्ड वाइंडिंग, और इसको फील्ड वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन या डीसी एक्साइटेशन। ये हमारे पास में है डीसी एक्साइटेशन जो हमें वर्किंग फ्लक्स प्रोवाइड करवाता है, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि आर्मेचर या रोटर में हमारे पास में कौन सी वाइंडिंग होती है, उसको बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग ये हमें क्या देता है, आर्मेचर वाइंडिंग हमें देता है कि ईएमएफ जो जनरेट होता है या इंड्यूस होता है वो वहीं होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है,
हमारे पास फील्ड वाइंडिंग होती है, वर्किंग फ्लक्स देगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, वहां पे ईएमएफ आ जाएगा। तीसरी चीज रोटेशन, उसके लिए क्या आएगा हमारे पास में, प्राइम मूवर। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर क्या करता है आपको, गिव्स मैकेनिकल इनपुट, गिव्स मैकेनिकल इनपुट और कलेक्ट दी मैकेनिकल आउटपुट। क्लियर, ये तीन चीजें हमारे पास में होती हैं। चौथी चीज जो होती है वो थोड़ा सा मेन काम रहता है पूरे जनरेटर में। वो क्या करेगा, अगर मैं जनरेटर की बात करता हूं, जो मैंने पहले लिख लिया था, वापस बताता हूं एक बार, कि अगर मैं स्पेसिफिक जनरेटर की बात कर रहे हैं अपन, तो हमने क्या दिया होगा, मैकेनिकल इनपुट दिया होगा, तभी हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिला होगा। या अगर आप मोटर की बात करते हो, हम अगर मोटर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया होगा, तब जाके हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये मेन फंक्शन अपने पास में रहता है किसका, डीसी मशीन का, कि फील्ड वाइंडिंग होगी, वर्किंग फ्लक्स मिलेगा, आर्मेचर वाइंडिंग होगी, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, प्राइम मूवर से रोटेशन देंगे तो कट होगा, तभी ईएमएफ आएगा। क्लियर, ओके। अब बात आती है हमारे पास में, हाँ यहां से अगर आप देखोगे तो दो तरह की वाइंडिंग मेन हुई, एक आपके पास में फील्ड वाइंडिंग मेन हुई, एक आपके पास में आर्मेचर वाइंडिंग मेन हुई। किसमें, आपके डीसी मशीन्स के अंदर। तो इसके बेसिस पे आप कैरेक्टराइज करोगे डीसी मशीन्स को, तो वो दो तरीके से कैरेक्टराइज होता है। यहां देखिएगा, अगर आपने डीसी मशीन की बात करते हो, मैं सिर्फ कैरेक्टराइजेशन बताऊंगा यहां पे, ठीक है। डीसी मशीन की बात करते हैं तो डीसी मशीन हमारे पास में दो तरह की होती है। पहली हमारे पास में होती है कौन सी, सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, एक्साइटेशन कौन सा, डीसी एक्साइटेशन, वो आप सेपरेटली कर रहे हो। मतलब मशीन के वाइंडिंग्स या पोल्स पे जो आपने डीसी कनेक्शन दे रखा है, उसको पोल्स या मैग्नेटिक पोल्स बनाने के लिए, वो आपने कोई एक थर्ड सोर्स से कर रखा है, मतलब एक अलग डीसी सोर्स है जो इस मशीन का पार्ट ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेटली एक्साइट कर रखा है आपने। तो हमने नाम क्या दिया उसको, सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स। हमने इसको नाम दिया है सेपरेटली एक्साइटेड मशीन्स। इसके अलावा हमारे पास में दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स। सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड का मैंने बता दिया कि डीसी एक्साइटेशन उसको थर्ड सोर्स से मिलेगा, लेकिन अगर आप सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स की बात करते हो तो इसमें क्या होता है, जो मेरे पास में डीसी मशीन है उसमें कुछ ना कुछ रेसिड्यूअल अगर मैग्नेटिज्म रह जाए, मान के ऐसा चलो कि मेरे पास में योक या उस स्टेटर पे जो पोल्स बने हुए हैं, उस पोल्स पे पहले से ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहे, पहले से कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म रहे, आपको एक्स्ट्रा डीसी एक्साइटेशन देने की जरूरत ना पड़े। ऐसा अज्यूम कर लो एक बार के लिए, मान लिया हमने उसमें मैग्नेटाइजेशन है। अगर मैग्नेटाइजेशन है तो फ्लक्स लाइंस होंगी ऑब्वियसली, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसमें पहले से, ऑल्दो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि वो जो मैग्नेटिज्म उसमें पहले से होगा वो कम ही होता है, नॉर्मली उसमें थोड़ा सा ही मैग्नेटिज्म रहेगा, और लेकिन उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वहां पे, कम अमाउंट का होगा लेकिन होगा, ठीक है। मान लो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास एयर गैप में, बीच में मेरे पास आर्मेचर या रोटर जिसको अपन बोलते हैं वो रखा हुआ है, उसमें आर्मेचर वाइंडिंग या रोटर वाइंडिंग वो कर रखी है हमने, प्राइम मूवर से हमने उसको घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मैंने घुमा दिया, क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस यहां हुआ है वो भी कम ही होगा, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसी ईएमएफ का एक किस तरह से एक ऐसे कनेक्शन किया है कि आप उसको आउटपुट पे भी ले लो, और वहीं से मैंने एक कनेक्शन दे दिया अपने उस एक्साइटेशन वाले पार्ट पे। मैंने जो पोल्स पे जो वाइंडिंग कर रखी है जिसको मैं फील्ड वाइंडिंग बोलता हूं, अभी तक तो वो किसी से कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने उसको कनेक्ट कर दिया उस ईएमएफ वाले पार्ट से। जो ईएमएफ आपका यहां इंड्यूस हुआ है वो आउटपुट पे आपको डीसी मिलता है, इंड्यूस तो एसी होता है बट आउटपुट पे आप डीसी कन्वर्ट कर लेते हो उसको, तो वही डीसी वोल्टेज आपने कनेक्ट कर दिया आपके एक्साइटेशन पे, तो इसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेशन। खुद ही वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, खुद ही उसको एक्साइट भी कर रहा हूं, खुद ही मैग्नेटिक फील्ड भी बना रहा हूं, फिर वापस से वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, किसी तीसरे की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं ही करूंगा, ठीक है। ये काम करता है अपना सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स। उसका खुद का ईएमएफ उसके एक्साइटेशन के जब काम आने लग जाएगा उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं, है ना।
वो जो आप एक्साइटेशन करोगे या जो आप फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहे हो, वो जो कनेक्शन मैं बता रहा हूँ कि हाँ ईएमएफ आपने उठाया, आउटपुट पे डीसी मिल गया, उसको आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं ऐसे हवा में, ये कनेक्शन एक्चुअली ऑन पेपर या ऑन सर्किट किस तरह से होता है, उनके बेसिस पे हमारे पास में सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स के कुछ टाइप्स होते हैं, वो मैं बता देता हूं। देखिए, सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स हमारे पास में 3 तरीके की होती है। सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स 3 तरह की होती है। पहली होती है हमारे पास में शंट डीसी मशीन, शंट डीसी मशीन। दूसरी होती है मेरे पास में सीरीज डीसी मशीन, सीरीज डीसी मशीन्स, ठीक है। थर्ड वन होती है हमारे पास में कंपाउंड डीसी मशीन, कंपाउंड डीसी मशीन। क्लियर है? अब इस कंपाउंड डीसी मशीन के अंदर भी मेरे पास में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मेरे पास में लॉन्ग शंट और एक होता है मेरे पास शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट डीसी मशीन, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड के कोई पार्ट नहीं होते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड एक ही तरह का होता है, अलग से आपने उसको एक्साइटेशन दिया, काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ एक्साइटेड को जो आपने कनेक्शन करना है वो आप इन 3 तरह से कर सकते हो। तीसरे में 2 अलग अलग तरीके और होते हैं। अब इनको मैं समझाता हूं कि किस तरीके से कनेक्शन हुए। आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू देना है, वही आपके सिलेबस में मैं उतना ही बताऊंगा, तो आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे सेल्फ एक्साइटेड मशीन की मैं पहली बात कर रहा हूं, शंट डीसी मशीन। शंट का मतलब क्या होता है? पैरेलल। सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज। कंपाउंड का मतलब होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। क्लियर? शंट का मतलब पैरेलल, सीरीज का मतलब सीरीज, कंपाउंड का मतलब दोनों। सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। अब एक एक करके चलते हैं। शंट डीसी मशीन में क्या होता है? आपने जो फील्ड, अपने पास 2 वाइंडिंग्स थी, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग कौन सी? एक्साइटेशन वाली वाइंडिंग, जिसमें कनेक्शन करना है, जिसमें आपको एक्साइटेशन मिलने वाला है। दूसरी आर्मेचर वाइंडिंग, जिसमें ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। तो हमने कनेक्शन इन्हीं का तो करना था, दोनों का। हमें आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को ही तो कनेक्ट करना है। सेपरेटली एक्साइटेड में यहां आर्मेचर वाइंडिंग है, कहीं फील्ड वाइंडिंग है जो किसी तीसरे ही पार्ट से एक्साइटेड हो रहा है, खत्म काम। सेल्फ एक्साइटेड के अंदर यहां आर्मेचर वाइंडिंग है, यहां कहीं ना कहीं आसपास मैंने फील्ड वाइंडिंग रखी हुई है, इन दोनों को ही तो कनेक्ट करना है ना। इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तभी तो इसका ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ था वो यहां आपके पास पहुंचेगा। अब क्या करेंगे? मैंने क्या किया, ये 3 पार्ट जो बताए इन पे चलते हैं। शंट मतलब पैरेलल, मतलब क्या होता है कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग अगर आपकी पैरेलली कनेक्टेड है, या आप क्या बोलेंगे, शंट में कनेक्टेड हैं, तो उसको बोलते हैं हम शंट डीसी मशीन। क्लियर? सीरीज, अगर आपके आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, इनके बीच में करंट जो फ्लो करेगा, मतलब जो करंट आपका आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो करेगा, सेम करंट आपका सीरीज या फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा, तो इसको बोलेंगे सीरीज डीसी मशीन। क्लियर? थर्ड वन इज योर कंपाउंड डीसी मशीन। कंपाउंड डीसी मशीन क्या होता है? इसके अंदर आपकी फील्ड वाइंडिंग का कुछ पार्ट तो सीरीज में कनेक्टेड रहे और कुछ पार्ट पैरेलल में कनेक्टेड रहे, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड डीसी मशीन। एक्सप्लेन अच्छे से करने के लिए नीचे देखो, यहां पे दे रखा है लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। मतलब लॉन्ग शंट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पार्ट तो शंट में कनेक्टेड हो। शॉर्ट शंट का पार्ट क्या होता है कि बहुत कम पार्ट आपका शंट में कनेक्टेड हो। बहुत कम, बहुत ज्यादा मतलब मान के चलो मेरे पास में एक कॉइल है फील्ड वाइंडिंग, जिसमें 100 नंबर ऑफ टर्न्स आपने कर रखे हैं, ठीक है। 100 नंबर ऑफ टर्न्स में से आपने 90 टर्न्स कनेक्ट किए शंट में, मतलब पैरेलल में, तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा? वो लॉन्ग शंट डीसी मशीन हो जाएगा। 90 शंट में कनेक्ट किया है, 10 सीरीज में कनेक्ट किया है, वो हो गया लॉन्ग शंट। शॉर्ट शंट का मतलब 10 आपने शंट में कनेक्ट किया है और 90 आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो वो आपका हो जाएगा शॉर्ट शंट डीसी मशीन। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, कंपाउंड डीसी मशीन में आपको शंट और सीरीज दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाते हैं, लेकिन दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेज ही मिलते हैं, पूरे नहीं मिलते। शंट डीसी मशीन का अपना खुद का कुछ ना कुछ एडवांटेज है, छोटा सा डिसएडवांटेज होता है जो आप कंपाउंड से यूज कर लेते हो, क्योंकि सीरीज की जरूरत पड़ती है तो कंपाउंड काम में ले लिया आपने। सीरीज में अगर कोई रिक्वायरमेंट रह गई या कुछ कमी रह गई तो अगेन उसको कंपाउंड से पूरी कर लेंगे, लेकिन इनकी स्पेसिफिक जो एडवांटेजेस होते हैं शंट और सीरीज के, वो पूरी तरह से कंपाउंड में नहीं मिलते, जबकि इनके कुछ कमियां जो रह गई वो कंपाउंड से पूरी हो जाती है। इसलिए हमने कंपाउंड बनाया था बाद में कि ऐसी सीरीज डीसी मशीन चाहिए जिसमें शंट वाला फायदा भी मिले, शॉर्ट शंट में चल जाओ। ऐसी सीरीज जिसमें शंट का फायदा भी मिले, मतलब शंट थोड़ा सा ही चाहिए तो शॉर्ट शंट हो गया।
ऐसी शंट मशीन जिसमें सीरीज का भी फायदा चाहिए, लॉन्ग शंट में चल जाओ, ज्यादा पोर्शन तो शंट वाला ही है लेकिन थोड़ा सा पार्ट आपको सीरीज का मिल जाएगा, तो इसलिए आपके पास में कंपाउंड मशीन आए थे। ठीक है, इस तरह से डीसी मशीन का पूरा कैरेक्टराइजेशन आपने देख लिया है कि आपके पास दो तरह की मशीन होती है, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड के तीन पार्ट हैं, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। क्लियर है? अब यहां से बात आती है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको हमने इस तरीके से कनेक्ट करके यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट किया, लेकिन यूटिलाइज मान के चलो कर लिया। तो अब अज्यूम करते हैं हम, मान के चलो ये एक बॉक्स है, ये मेरा डीसी मशीन है। यहां से अगर डीसी मशीन में मैं बात करता हूं डीसी जनरेटर की, जनरेटर में हमने क्या किया, मैकेनिकल इनपुट दिया तब जाके इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। मैंने मैकेनिकल इनपुट दिया, कैसे देते हैं मैकेनिकल इनपुट, प्राइम मूवर कनेक्ट करते हैं उस की पे और ऐसे हम घुमा देते हैं उसको, हम धीरे धीरे उसको घुमाते हैं। इसको अब एक बार यहां रोको, घुमाना रोको। यहां ऊपर देखो कि मैंने जो डीसी एक्साइटेशन दिया था उस एक्साइटेशन के बेसिस पे पोल्स क्रिएट हो गए थे। जब पोल्स एन एस क्रिएट हो गए तो यहां पे N2S, यहां पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एयर गैप में आ चुकी है। अब आपने इसको घुमा लिया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं, कंडक्टर आपके आर्मेचर पे है, आपने उसको प्राइम मूवर से घुमा लिया, मतलब कट होगा फ्लक्स के साथ में। जैसे ही कट होगा तो इन कंडक्टर्स के अंदर, आर्मेचर के कंडक्टर्स के अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा, सर्किट क्लोज है तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा। जो ईएमएफ आपने इंड्यूस हुआ, अब यहां रुक जाओ एक बार के लिए, जो प्राइम मूवर आप घुमा रहे थे ना, इस प्राइम मूवर का रोल कहां तक रहता है, एक बार आपने इसको घुमा दिया, मोटर अपना घूमना स्टार्ट कर दिया, ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो गया, तो प्राइम मूवर को वहां से हटा के साइड में रख दो। ठीक है, अब वापस इसमें चलते हैं, ये प्राइम मूवर हट चुका है, अब अंदर आपकी मोटर घूम रही है, उसमें ईएमएफ कंडक्टर्स में आ चुका है। अब आपका रोटर जो इस तरह से घूम रहा था, बाहर शाफ्ट इस तरह से घूमती हुई दिख रही होगी आपको। शाफ्ट अगर ऐसे घूम रही है तो वहां से कम्यूटेटर कनेक्ट कर रखा है, ब्रशेस कनेक्ट कर रखी है, ब्रशेस से हमने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के थ्रू आउटपुट ले लिया। जो आउटपुट क्या लेना है हमें, वोल्टेज, क्योंकि जनरेटर था ये, मैकेनिकल इनपुट देके हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो आपने लिया, अब उस आउटपुट पे आपने ये देखना है कि कितनी स्पीड से आपका ये जो रोटर थी ये घूम रही थी। ठीक है, ये हुई जनरेटर का केस। दूसरा, अगर इसमें मोटर की बात करते हैं तो मोटर के अंदर ये सेम डिवाइस, यहां से मैंने मैकेनिकल इनपुट नहीं दिया, यहां से मैंने इलेक्ट्रिकल आउटपुट दिया, यहां से मैंने एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करके इसको दे दिया। ठीक है, डीसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया, वो इस आर्मेचर पे कनेक्टेड हो गया। जैसे ही इसमें करंट गया, जब करंट जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो घूमेगा। प्राइम मूवर से आपको इस मोटर को भी थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जनरेटर में ही मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं। प्राइम मूवर वाला मैकेनिकल इनपुट आपको हल्का सा, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको डीसी मोटर में भी देना पड़ता है। वो प्राइम मूवर से आपने उसको घुमा दिया, एक बार घुमा के साइड में कर लो, जैसे ही साइड में करोगे वो अपने आप घूमने लगेगी। फिर वो घूमने लगेगी तो आउटपुट पे आपने क्या लेना है, अब शाफ्ट के थ्रू आपको रोटेटिंग आउटपुट लेना है। वहां आपको देखना पड़ेगा किस स्पीड से आपकी रोटर घूम रहा है। तो मैं अगर दोनों को एक साथ बोलता हूं, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर को कंबाइंडली बोल दिया डीसी मशीन, तो डीसी मशीन का जो रोटर है वर्क करते टाइम पे जिस स्पीड से घूम रहा है, वो उस स्पीड से घूम क्यों रहा है, या वो जिस भी स्पीड से घूम रहा होगा वो किस पे डिपेंड कर रही है। कि मैंने ऐसा थोड़ा नहीं बोला उसको कि तू 60 आरपीएम पे घूमने लग जा या तू 120 आरपीएम पे घूमने लग जा, मैंने नहीं बोला। ऐसा क्या हो रहा होगा अंदर कि वो कुछ स्पेसिफिक स्पीड पे घूमने लगता है, वो होता है हमारे पास में एक रोटेटिंग मोशन में मिलने वाला फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक सिलेंडर है, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से, इस पे मैंने एक फोर्स इसको इस तरीके से अप्लाई किया, तो वो फोर्स का जो आउटकम आ रहा है, अगर वो रोटेशन में मिल रहा है, या आपका एक ऐसा फोर्स जो आपको ट्विस्ट कर रहा है या ट्विस्टिंग मूवमेंट दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो जो रोटर थी, वो रोटर क्या करती है, ईएमएफ इंड्यूस होते ही अपने अंदर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है, जो कैसा फोर्स है, रोटेटिंग फोर्स है, जो कि उसको घुमा रहा होता है। तो ये जो रोटेटिंग फोर्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो जब ये टॉर्क वो एक्सपीरियंस करेगी अपने अंदर, तभी तो रोटर घूमेगी। तो आपकी जो स्पीड थी किस पे डिपेंड कर रही थी, आपके टॉर्क पे। तो इस पे हम देखते हैं, हमारे सिलेबस में एक्चुअली ऐसा टॉपिक है कि डीसी मशीन की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ये कि आपने जिन की भी चीजों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि अगर इस चीज को हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में सेकंड जो चीज है वो किस तरह से चेंज होगी। लाइक अगर आपने बोला कि टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हो, तो अगर मैंने टॉर्क को कुछ चेंज किया, कम या ज्यादा किया, तो मेरी स्पीड में क्या चेंज आ रहा है, यही आपका टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, हमने सिलेबस में हमारे पास में है
टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, तो हम सेपरेटली एक्साइटेड मशीन की बात करेंगे, मोटर वो सेम चीज होती है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करेंगे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, देन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बनाते हैं। क्लियर है? अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में कौन सा? सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। इसमें कौन सा? मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का हमें अगर सर्किट डायग्राम बनाना है तो देखिए कैसे बनता है वो। यहां आपने क्या दिया? एक फील्ड वाइंडिंग को आपने एक डीसी एक्साइटेशन दिया इसके थ्रू वीएफ, जिसको हम बोलते हैं फील्ड वोल्टेज। यहां से आपने ये फील्ड वाइंडिंग है जो कि सेपरेटेड है हमारे पूरी मेन मशीन के साथ में, एकदम अलग से सेपरेटेड है। यहां पे जो करंट फ्लो करेगा उसको हम बोलते हैं फील्ड करंट IF। ये है मेरे पास में फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, अब यहां मेरे पास में है मेरी मेन मोटर। मोटर का हमारे पास में सिंबल जो होता है एक सर्किल और ये दो ब्रशेज साथ में हमें बनानी पड़ती है। ये मोटर या मशीन का हमारे पास सिंबल होता है डीसी मशीन का। अपने डीसी मशीन जब भी बनानी है यहां पे आपने बनाना पड़ेगा एक सर्किल और ऊपर उसकी दो ब्रशेज। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब यहां से अब मान के चलो मैंने कौन सी मोटर की बात कर रहा हूं? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात कर रहा हूं। मोटर की बात कर रहे हैं तो ये आर्मेचर जो मेरा है, मेन आर्मेचर, इस पे मैंने इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मैंने इनपुट दिया V, ये मैंने V इनपुट दिया इस मोटर पे। अगर इनपुट दिया है तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी। ये करंट कौन सा होगा मेरे पास में? IA मतलब आर्मेचर करंट, जो कि इसमें आएगा अपने पास में। ठीक है, यहां IA आ गया है तो इसमें जो EMF इंड्यूस होता है मोटर में उसको बोलते हैं हम EB, बैक EMF। क्लियर है? और इस मोटर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं RA, जिसको बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है ये चीज? ओके, तो यहां जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की हमारे पास इक्वेशन बनती है, यहां KVL लगा तो सिंपली कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू व्हाट? EB प्लस IA इंटू RA, ड्रॉप यहां पे हो जाएगा IA इंटू RA प्लस ये जो ब्रशेज यहां कलेक्टेड हैं, तो ब्रशेज में हमने ये बोला कि हमने ब्रशेज ऑल्दो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए कि स्मॉल मशीन है या लार्ज मशीन है, बट स्टिल देयर इज सम स्पार्किंग प्रेजेंट इन इट, राइट? तो उसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको? ब्रश कॉपर ड्रॉप। ठीक है, BCD, ब्रश कॉपर ड्रॉप। तो वो कुछ जो वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा था वो ब्रशेस पे आ रहा था, उनको हमने शॉर्ट में क्या बोल दिया? ब्रश कॉपर ड्रॉप, BCD। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनती है किसकी? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की। आप डीसी मशीन ले लो, मतलब डीसी मोटर ले लो या जनरेटर ले लो, सेम रहेगा। यहां एक चीज आपने ध्यान रखनी पड़ेगी सेपरेटली एक्साइटेड में कि IA जो होगा आपका वही आपका IL होगा, वही आपका लोड करंट के बराबर होता है। मतलब अगर यहां मोटर की बात करता हूं तो IA इनपुट है, मतलब I जो आपका इनपुट है वही आपका आर्मेचर करंट के बराबर है। लेकिन अगर यही चीज मैं जनरेटर की बात करता हूं तो इस आर्मेचर में से जो करंट निकलेगा वही करंट तो आपका यहां पे आउटपुट पे लोड पे कनेक्ट होगा, तो IA इज इक्वल टू IL हो जाएगा। तो यहां जनरेटर की बात हो गई। ये इक्वेशन हमारे पास में बनती है। ये एक्चुअली हमारे पास में सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर होता है। यहां इस फील्ड का क्या काम रहने वाला है? जो VF आपने दिया है फील्ड वोल्टेज, इस फील्ड वोल्टेज से करंट निकलेगा IF। ये IF जब इसके अंदर फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे ही आपका ये EB क्रिएट होगा और यहाँ पे करंट फ्लो करेगा पूरा का पूरा। ठीक है, यहां से आप आउटपुट ले सकते हो, मैकेनिकल आउटपुट, क्योंकि ये सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है। क्लियर है ये चीज? हाँ, अब बात करते हैं हमारे पास टॉर्क की। अब हम बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क को मैंने सिंपल एक सेंटेंस में बताना है तो उसको क्या बताया था मैंने? टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ ए फोर्स। टर्निंग या फिर क्या बोलेंगे? टर्निंग और ट्विस्टिंग। टर्निंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट, ट्विस्टिंग मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। कोई भी फोर्स मैंने दिया, उस फोर्स की वजह से मैंने जिसको फोर्स दिया है वो या तो घूम रहा है या ट्विस्ट कर रहा है, तो वो जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? वो आपका टॉर्क कहलाता है। मतलब रोटेटिंग फोर्स इज नथिंग बट योर टॉर्क। आप शॉर्ट में क्या बोल दोगे इसको? रोटेटिंग फोर्स। रोटेटिंग फोर्स जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि आपको रोटेटिंग फोर्स मिला तब जाके आपको टॉर्क क्रिएट हुआ, मतलब तभी आपको टॉर्क क्रिएट हुआ था और उसके बाद में आपका रोटर जो है वो घूमना स्टार्ट हो रहा है।
या आपको आउटपुट पे रोटेटिंग मोशन मिल रहा है, आपकी स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, आपका जितना टॉर्क होगा उतनी आपके अकॉर्डिंगली स्पीड होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है आपने वो चेक करना है। तो उसके लिए टॉर्क का एक इक्वेशन मैं यहाँ बताता हूँ आपको। टॉर्क का एक फॉर्मूला है, वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ऑल्दो इसके डीप में हमें जाने का ऐसा कोई जरूरत है नहीं, स्टिल रिलेशन निकालने के लिए जरूरी है। टॉर्क T इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 पाई n इंटू पी। यहां पे T क्या है आपका? T आपका टॉर्क है, T जो है वो है आपका टॉर्क, P जो है वो आपका क्या है? पावर जनरेटेड। मशीन में या मोटर के आउटपुट पे या जनरेटर के आउटपुट पे जो आपको पावर मिलती है वो कितनी जनरेट हो रही है। तो P क्या है यहाँ पे? पावर जनरेटेड, नॉट दी योर नंबर ऑफ पोल्स। क्लियर? T और P, यहाँ पे जो P है अपना वो नंबर ऑफ पोल्स नहीं है, वो आपकी पावर जनरेटेड है। N क्या है? आपकी स्पीड, कि किस स्पीड से आप की रोटर घूम रही है। तो यहां से अगर मैं रिलेशन देखना चाहूं टॉर्क और स्पीड के बीच में, तो निकल चुका है। T इज इक्वल टू 60 अपॉन 2 पाई n इंटू पी। तो T इज नथिंग बट द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ योर स्पीड। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में हमें एक रिलेशन निकालना है या इनकी कैरेक्टराइजेशन देखनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकलती है, इसका बेसिक मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास में बनाता हूं। यहां पे देखिएगा, अगर मैंने टॉर्क यहां ले लिया, ठीक है, और अगर मैंने स्पीड यहां ले ली, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशन देखना है। अब वो रिलेशन देखने के लिए मैंने वो इक्वेशन देखी, इक्वेशन के बेसिस पे उनका जो वर्किंग प्रिंसिपल था उसको मैंने चेक किया। तो मैंने ये देखा कि मशीन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट यहां बननी चाहिए। टॉर्क कितना भी हो, एक बार टॉर्क मिलने के बाद में जब मोटर घूम चुकी है तो वो हमारे पास में कांस्टेंट बननी चाहिए। ये हमारा आइडल केस होता है। आइडल केस में क्या हम अज्यूम करते हैं कि जब मैंने मोटर के प्राइम मूवर से उसको इनपुट दिया तो वो घूमना स्टार्ट कर दिया। सेम चीज हमारे पास में जनरेटर में ये हुआ था। सेम चीज मोटर में क्या होगा कि जब मैंने प्राइम मूवर से इनपुट देके उसको हटा लिया और मेरा वो घूमना स्टार्ट कर दिया है, फोर्स उसने एक्सपीरियंस कर लिया, रोटर मेरी घूमना स्टार्ट कर दी है अपने फुल लोड पे या फुल स्पीड से घूमना स्टार्ट कर दी है। टॉर्क अगर वहां से कम होता है या आप एक्सटर्नल जो उसको मिल रहा था आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट या रोटेटिंग फोर्स जो मिल रहा था, अगर वो कम हो जाता है तो भी आपका जो रोटर है वो सेम स्पीड पे घूमना चाहिए। ये आइडल केस होता है, बट नथिंग इज आइडल, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। तो यहां पे भी क्या होगा, ऑल्दो आपकी स्पीड कांस्टेंट बननी चाहिए इररेस्पेक्टिव द चेंज इन योर टॉर्क, बट प्रैक्टिकली जब आपका टॉर्क चेंज होता है तो आपका स्पीड जो होगा वो भी चेंज होगा। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की बात कर रहे हैं तो वो डिफरेंट तरीके से चेंज होगा। अगर आप शंट की बात करते हो तो डिफरेंट होगा, सीरीज की बात करते हो तो डिफरेंट होगा। तो वो सबका अलग अलग टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, राइट। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज योर जस्ट नियर अबाउट द आइडल केस। सेपरेटली एक्साइटेड एंड शंट डीसी मशीन इज नथिंग बट द सेम इन ऑपरेशन। सो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखते हो तो शंट की और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की सेम होती है ऑलमोस्ट। इसमें जो चेंजेस आएंगे वो चेंज कितना आता है, ये कांस्टेंट बनना चाहिए, बट क्या होता है वो स्पीड में कमी आती है। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता है आपके स्पीड में क्या होगी, कमी आ जाएगी, क्योंकि आपने रिलेशन क्या देखा, इनवर्स रिलेशन देखा है। तो ये आपके पास इस तरह से रहता है, ठीक है। टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की, वो ये ब्लू लाइन शो कर रही है, ठीक है। तो इतना ही आपके पास में टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी होती है। टॉर्क डेवलप्ड जो आपके पास में होता है इस मशीन में, इस मोटर में या शंट मोटर में, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। जो आपके पास में टॉर्क जनरेट होता है ना, वो क्वाइट लीनियर होता है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, आप उसको ध्यान रखिएगा बस। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि द टॉर्क डेवलप्ड इन द शंट मोटर या फिर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, टॉर्क डेवलप्ड इज क्वाइट लीनियर। टॉर्क जो डेवलप्ड होता है वो लीनियर होता है हमारे पास में। यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ड्रॉबैक रहता है। वो ड्रॉबैक क्या है, ड्यू टू लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क, हमें जो टॉर्क स्टार्टिंग में मिलता है वो काफी लो मिलता है, बट जब वो बढ़ना स्टार्ट होता है उसके बाद में ऑलमोस्ट लीनियर मिलता है।
धीरे धीरे स्टार्ट हुआ लेकिन वो लीनियरली चेंज होगा, वो नॉन लीनियरली चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो टॉर्क जो होता है वो लीनियर होता है, और दूसरी बात स्टार्टिंग में वो काफी लो वैल्यू का होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से शंट मोटर की बात करता हूं तो उसकी स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं, स्पीड रेगुलेशन उसका एक्चुअली क्वाइट गुड। किसका? शंट डीसी मोटर का। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ सेपरेटली एक्साइटेड की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड रेगुलेशन शंट और सेपरेटली एक्साइटेड दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, बट बेटर हमारे पास में रहता है किसका? शंट का, क्योंकि वहां पे हमारे पास पैसा कम लगता है। सेपरेटली एक्साइटेड में हमें एक्साइटेशन एक्स्ट्रा देना पड़ा तो उसका पैसा एक्स्ट्रा लग गया, लेकिन सेल्फ एक्साइटेशन के अंदर एक्साइटेशन का पैसा नहीं लगा हमारा, हमने खुद ही कनेक्शन करके उसको खुद से ही ईएमएफ जनरेट करके उसको एक्साइटेशन दे दिया था। इसलिए हम बेसिकली काम कौन सा लेते हैं? शंट डीसी मोटर काम में लेते हैं फॉर बेटर स्पीड रेगुलेशन। बट सेपरेटली एक्साइटेड की बात करते हैं तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर मैं स्पेशली शंट की बात करता हूं तो यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं सिर्फ, शंट डीसी मोटर। शंट डीसी मोटर का एक बेस्ट चीज क्या होती है कि इसके पास में सुपीरियर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सुपीरियर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दूसरी चीज इसमें क्या रहता है कि स्पीड रेगुलेशन भी इसका काफी अच्छा होता है, गुड स्पीड रेगुलेशन, गुड स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, तो डीसी मशीन के सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर मशीन के सिलेबस की बात करता हूं अपने बीडब्ल्यू के पार्ट में, तो डीसी मशीन का जितना पार्ट होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया। डीसी मशीन में हमने उनके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स देख लिए, हर एक पार्ट को बेसिकली देख लिया किस तरह से बना होता है, कोई कमी होती है तो कैसे दूर करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल हमने उसका देख लिया, हमने उसका डायग्राम देख लिया किस तरह से वो 3D 2D में दिखता है, प्लस हमने उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, डीसी मशीन्स के वर्किंग प्रिंसिपल के साथ में उसका कैरेक्टराइजेशन भी देख लिया है। ठीक है, अब डीसी मशीन के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ पार्ट है, डीसी मशीन का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मशीन के अंदर हमारे पास अब बात आएगी एसी मशीन्स की। एसी मशीन्स में हम बात करेंगे सबसे पहले इंडक्शन मशीन की एंड देन योर सिंक्रोनस मशीन। क्लियर है? तो ये जो चीजें थी आपके डीसी मशीन का पार्ट जो था वो यहां तक हमें ध्यान रखना है। इनके एप्लीकेशन पार्ट भी काफी होते हैं, वो अगर हमारे पास में टाइम होता है मशीन का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद एक सिंपल लेक्चर में मैं आपको पूरा एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगा कि हमारे पास मशीन का पार्ट जो है डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफॉर्मर्स, ये तीनों पार्ट जो है कहां कहां इनके लाइव एग्जाम्पल्स हैं, वो एप्लीकेशंस कहां कहां होती है, जिससे आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, समझना आपके लिए ईजी रहेगा। ओके, थैंक यू।